हेलो एंड वेलकम टू मध्य मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम डेवलपमेंट्स पर। अमरीकी सदर ट्रंप और यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की में झड़प, मामलात बिगड़ गए। यूरोप में ज़ेलेंस्की का शानदार इस्तकबाल। अमरीका और यूक्रेन का मादनियात का मुआहदा ना हो सका। अमरीकी हुकाम का रूस से अमन मुआहदा ना होने की सूरत में ज़ेलेंस्की को मुस्ताफी होने का पैगाम। अमरीका यूक्रेन झगड़ा क्या रुख इख्तियार कर सकता है, इस पर हम तफसीलन बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। इसके अलावा वफाकी काबीना में तौसी, नए वुज़रा अभी तक कलमदान लेने में नाकाम। परवेज खटक की काबीना में शमूलियत पर झगड़ा, कई नून लीगी रहनुमाओं ने तहफ़्फ़ुज़ात जाहिर कर दिए। वज़ीर आज़म ने कल काबीना का इजलास तलब कर लिया, नए वुज़रा की शिरकत मुतवक्को। और हमारी पार्टी में फॉर्म 47 वाले हैं। शेर अफजल मरवत ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। सलमान अकरम राजा के पीछे एक खास हाथ है। मौलाना फजल रहमान को पशीन में धांधली के जरिए जितवाया गया। मरवत के इल्जामात। दूसरी तरफ पीटीआई वकला ने इमरान खान को तन्हाई में रखने का दावा कर दिया, इस पर भी बात करेंगे। और आलमी बरादरी और अमरीका इंसाफ के लिए मदद करे, बानी पीटीआई ने टाइम मैगजीन में एक और सख्त मजमून लिख दिया। ट्रंप को ओहदे सदारत की मुबारकबाद भी दी, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान जो रीसेंट स्पैट देखा गया ओवल ऑफिस में। उस पे जो है वो लोग हैरान भी हैं और उस पे जो है वो कई सवालात भी उठाए जा रहे हैं। इस पर हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है सीनियर सहाफ़ी और एंकर एंड होस्ट कामरान यूसुफ साहब। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम कामरान साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। कामरान साहब, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। कामरान साहब, दुनिया जो है वो अब बात कर रही है, एक नया ऐसा लगता है कि डिवाइड नज़र आ रहा है। वैसे तो अमेरिका और यूरोप बेस्ट एलाइज माने जाते हैं, लेकिन क्या आप देख रहे हैं कि ये जो रीसेंट स्पैट नज़र आया है यूक्रेनी जो प्रेसिडेंट है ज़ेलेंस्की और ट्रंप के दरमियान ओवल ऑफिस में, इसके बाद मामला जो हैं वो उसमें एक शिफ्ट नज़र आ सकता है? बुनियादी तौर पर ये जो लड़ाई ओवल ऑफिस व्हाइट हाउस में हमने देखी, ये वो शिफ्ट ही है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद आपको पता है कि इत्तेहादी हैं और अमेरिका दुनिया की जो सुपर पावर है वो यूरोप को सिक्योरिटी और उनकी सलामती की जमानत देता था। लेकिन ट्रंप के आने के बाद उसमें तब्दीली आई है, क्योंकि यूक्रेन की लड़ाई न सिर्फ यूक्रेन की सलामती के लिए एक बहुत बड़ा खतरा समझा जाता है, बल्कि यूरोप उसको अपने लिए एग्जिस्टेंशियल थ्रेट समझता है। और बगैर अमेरिका की सपोर्ट के ना तो ये यूक्रेन 3 साल से रशिया को रेजिस्ट कर सकता था और ना ही यूरोप अपने आप को डिफेंड कर सकता है। अब बुनियादी फर्क ये हुआ है कि ट्रंप ने, जो अमेरिका की एक रिवायती पॉलिसी रही है कि दुनिया को जो मौजूदा ग्लोबल ऑर्डर है जो बिल्कुल अब शैटर हो रहा है, उसको लीड कर रहा था और उसमें वो यूरोप को ऑफ कोर्स उनके सबसे बड़े इत्तेहादी थे। तो वो सपोर्ट अब अपेरेंटली जो ट्रंप है विड्रॉ करना चाहते हैं और अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है और वो रूस और चीन के साथ जो ताल्लुकात हैं उनको प्रमोट करना चाहते हैं। और इसी वजह से जो वो चाहते हैं कि यूक्रेन के साथ रूस का एक अमन मुआहदा हो और वो अमन मुआहदा अगर यूक्रेन को अपनी कुछ टेरिटरी लूज भी करनी पड़े तो उसके लिए भी जो मौजूदा अमरीकी सदर ट्रंप हैं वो तैयार हैं। और उनको जो यूरोप के ब्रॉडर कंसर्न्स हैं कि यूक्रेन तक नहीं बात रुकेगी, अगर आप आज पुतिन को खुला छोड़ेंगे तो कल वो पोलैंड, बाकी जो यूरोप की रियासतें हैं उनके ऊपर भी कब्जा कर लेंगे। तो ये क्लियर है कि इसी वजह से फिर हमने ओवल ऑफिस के अंदर, क्योंकि जो यूक्रेन के सदर थे वो अमेरिकी सदर ट्रंप की जो टर्म्स है वो मानने के लिए तैयार नहीं थे और वो फ्रस्ट्रेशन का इजहार जो है फिर हमने देखा ओवल ऑफिस में। अब आप इसमें ज़ेलेंस्की और यूक्रेन की पोजीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि हमने देखा कि उसके बाद यूरोप में उनको बेतहाशा सपोर्ट जो है वो वहां से मिली, ना सिर्फ यहाँ से बल्कि उनको अपने घर में भी, यूक्रेन में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट जो है वो नजर आई। यहाँ तक कि उनके जो ओपोनेंट्स हैं उन्होंने भी उन पे किसी किस्म की क्रिटिसिज्म करने से गुरेज किया। उन्होंने कहा कि ये यूनिटी का जो है वो वक्त है। उनकी फौज ने भी कहा हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे। तो एक जगह तो हम देख रहे हैं कि ज़ेलेंस्की को जो है बेतहाशा सपोर्ट मिल रही है, बट एट द एंड ऑफ द डे जैसे आपने कहा कि सवाल तो यही उठता है कि अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ना वो जंग जीत सकते हैं ना जारी रख सकते हैं। तो यूक्रेन की पोजीशन को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, यूक्रेन की जो पोजीशन है, जो ज़ेलेंस्की ने तो वहां पर यही कहा कि उनके लोग मर रहे हैं और उनकी टेरिटरी के ऊपर रूस ने कब्जा किया हुआ है। और ये बात बिल्कुल ठीक है कि जैसे ही ये ओवल ऑफिस में जो सारा ड्रामा हुआ, जिस तरीके से उनकी इंसल्ट किया गया जो जेडी वैंस और ट्रंप ने, तो उसके फौरी बाद जो तमाम जो यूरोपियन लीडर्स हैं उन्होंने सॉलिडारिटी शो की। और कल लंदन में भी हमने देखा
कि जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने यूरोपियन लीडर्स का एक समिट चेयर किया, अमेरिका उसमें मौजूद नहीं था, और उसमें जो 4 पॉइंट पीस प्लान जारी किया गया है उसमें वाज़े तौर पर कहा गया है कि यूरोप जो सपोर्ट है, इकोनॉमिक और जो मिलिट्री सपोर्ट है यूक्रेन की, वो जारी रखेगा। तो इस एतबार से तो आप कह सकते हैं कि जो ज़ेलेंस्की है उनको किसी हद तक एक सपोर्ट जरूर मिली है कि अमेरिकी सदर ट्रंप से इतनी झाड़ खाने के बाद। बट उसके अंदर अगेन की एलिमेंट है कि नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने ये वाजे किया है कि नेटो की अगर आप बात करें तो मोर देन 50% नेटो इज द यूएस, और यूएस अगर विड्रॉ कर लेता है तो नेटो कुछ भी नहीं है। और नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि यूक्रेन के सदर को हर सूरत में अमेरिका को मनाना होगा, अमेरिकी सदर को मनाना होगा। अगर वो नहीं मनाएंगे तो फिर मामलात खराब होंगे। तो यूरोप की तरफ से सपोर्ट जरूर मिली है ज़ेलेंस्की को, बट क्या वो सपोर्ट काफी है यूक्रेन को बचाने के लिए? आई थिंक दैट रिमेन्स टू बी सीन। ठीक जी कामरान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें ज्वाइन किया। आपने भी सारा उसको लाइव देखा, पूरी दुनिया ने, हमने वो फुटेज वगैरह जो है वो सारा देखा है। एक तो आप इसमें किसको जिम्मेदार समझते हैं, क्योंकि आप भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे बड़ी गहरी आंख रखते हैं, कि उनके ज़ेलेंस्की साहब का कसूर है या ट्रंप साहब ने ओवर रिएक्ट किया है, या कहाँ पर मामलात जो है ना वो उनके हाथ से निकले हैं, या दोनों साइड्स को तवक्को नहीं थी कि ये मामला यहाँ तक चला जाएगा? आई थिंक किसी एक साइड को ब्लेम करना थोड़ा सा मुश्किल है, बट गिवन द फैक्ट कि अगर आप इस मुलाकात का पस मंजर देखें तो उससे पहले ही अंडरलाइन एक टेंशन चल रही थी। अगर आपको पता हो कि ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को डिक्टेटर कहा था, ज़ेलेंस्की ने यह कहा था कि जो ट्रंप हैं वो पुतिन का प्रोपेगेंडा उसको फॉलो कर रहे हैं। तो एक टेंशन दोनों मुल्कों के दरमियान, दोनों लीडरों के दरमियान चल रही थी। फिर सऊदी अरब में जो रूस और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात हुए उसमें यूक्रेन को इनवाइट नहीं किया गया, यूरोप को इनवाइट नहीं किया गया, उसकी वजह से भी यूक्रेन जो है वो परेशान था। और इस विजिट से पहले इसी वजह से जो फ्रेंच प्रेसिडेंट हैं और ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं वो व्हाइट हाउस आए थे और उन्होंने एक ग्राउंड ले किया था ताकि जो मुज़ाकरात ज़ेलेंस्की के साथ हों तो वो स्मूथली हों। तो एक खदशा तो था कि जो बैकग्राउंड है और फिर जो नेचर है जो ट्रंप की जो स्टाइल है उनका गवर्नेंस का, तो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं। तो उसमें मेरे ख्याल में फिर जब ज़ेलेंस्की ओवल ऑफिस में जो भी बातचीत चल रही थी, कुछ चीज़ों में उन्होंने भी आई थिंक आप कह सकते हैं कि कुछ लोग उसको इस तरह इंटरप्रेट कर रहे हैं कि देखें ये तो बुली के सामने खड़ा होना ये बहुत बड़ी बात है, ओवल ऑफिस में खड़े होकर के उन्होंने ट्रंप को धमकी लगाई है। बट ये वही वाली बात है जिस तरह हमारे यहाँ भी आपको पता है कि लोग बात करते हैं अमेरिका को आंखें दिखाने की, बट फिर आपको पता होता है कि हमने IMF से प्रोग्राम भी लेना है, हर जगह से उनकी मदद भी चाहिए। तो ज़ेलेंस्की ये भूल गए हैं कि वैसे तो $350 बिलियन का एग्जेजरेटेड फिगर है, बट स्टिल अराउंड $120 बिलियन की असिस्टेंस सिंस ये जो जंग शुरू हुई है अमेरिका ने यूक्रेन को दी है, मिलिटरीली भी और इकोनॉमिकली भी। और जब आप किसी और के टुकड़ों पे पल रहे हों और फिर अमेरिका आपको पता है कि वैसे ही सुपर पावर एरोगेंट होती है, तो 2-3 बातें उन्होंने भी कुछ ऐसी की कि शायद वो बंद कमरों में करते तो वो ज्यादा बेहतर था। और दूसरी साइड से भी प्रोवोक करने की कोशिश की गई। मसलन आते ही जब जो टोन ही गलत सेट हुई, जब ट्रंप ने रिसीव किया तो एक लिहाज से टॉन्ट किया कि आज तो बड़ा वेल ड्रेस हैं, मतलब। और उसके बाद में BBC ने खबर भी दी है कि व्हाइट हाउस ने रिक्वेस्ट की थी ज़ेलेंस्की से कि वो सूट वूट पहन के आए, बट वो रिक्वेस्ट भी उन्होंने उनकी डिनाई की थी। तो यहाँ पर आई थिंक दोनों का कसूर जरूर है। उसमें ज़ेलेंस्की को इसलिए ज्यादा डिसएडवांटेज है क्योंकि ट्रंप तो दुनिया को शो करना चाहते हैं, बल्कि अपने सपोर्टर्स को, कि देखें भाई मैं तो अमेरिका फर्स्ट की पॉलिसी है। और उनके सपोर्टर्स यही कह रहे हैं कि इससे पहले कोई भी जो अमेरिकी सदर है वो इस तरीके से खड़ा नहीं हुआ अपने जो अमेरिका के राइट्स के लिए। तो ज़ेलेंस्की को मेरे ख्याल में थोड़ी सी सेंसिटिविटीज है वो समझनी चाहिए थी, और इस दौरे की शायद ज्यादा बेहतर प्रेपरेशन हो सकती थी। जब उनको पता है कि चीजें अभी बहुत प्री मैच्योर हैं तो शायद उन्होंने जल्दी कर दी व्हाइट हाउस जाने में। जी, आपने भी कहा कि फ्रेंच प्रेसिडेंट भी है, उसके बाद UK के प्राइम मिनिस्टर भी है, और उन्होंने भी उनसे मुलाकातें की ट्रंप साहब से ताकि राह हमवार की जाए। इस तरह के बिग इवेंट्स में जब मतलब 2 हेड्स ऑफ स्टेट्स मिल रहे हो तो पहले से ये होमवर्क तो कर लिया जाता है कि कौन सी गुफ्तगू होगी और उस पर किसका एग्रीमेंट है, किसका डिसएग्रीमेंट है। स्पेशली सीज़ फायर पर जो मुझे लगा है वहाँ पे तो सीज़ फायर के इशू पे सारा मसला हुआ है। तो ये चीज़ पहले तय नहीं कर ली गई थी मीटिंग से पहले कि सीज़ फायर उन्होंने मानी है या नहीं मानी? ट्रंप साहब ने तो बार बार कहा कि ठीक है सीज़ फायर नहीं करनी, जहाँ लड़े, फिर जब आपका पीस का दिल हो तो आ जाए। इतना बड़ा इशू था सीज़ फायर का, तो मतलब मेन इशू तो वही था, या उनकी सिक्योरिटीज़ की या उनकी गारंटीज़ की बात हो रही थी। तो ये पहले से तय नहीं किया गया, ये सारा वैसे मिल है, अगर मुलाकात हुई और वैसे एजेंडा उन्होंने
उन्होंने डिस्कस कर लिया। ऐसे होता तो नहीं है यूजुअली तौर पर, इतना बड़ा इशू, इतनी बड़ी जंग, इतनी बड़ी सीज फायर का ये मसला जो था, ये तो पहले से इसमें डिसाइड हुआ होगा। प्राइमरीली अगर आप देखें ना, वो सीज फायर की और यूक्रेन और रशिया लड़ाई तो बिल्कुल एजेंडे में शामिल था। लेकिन अगर आप ट्रंप को देखें तो वो तो, और खुद उसमें तो वो ये कह रहे थे कि वो जो रेयर मिनरल की जो डील है वो साइन करने जा रहे हैं। ट्रंप उसको कह रहे थे कि जी हम रशिया के साथ, ये यूक्रेन के साथ डील साइन करेंगे, और उसके बदले आपको पता है कि जो यूक्रेन है वो सिक्योरिटी गारंटीज वो मांगता है, और उसके लिए वो मुआहदा वगैरह भी तैयार था। एक खबर ये भी है कि इस मुलाकात से पहले, व्हाइट हाउस से मुलाकात से पहले, वहां पर जो ज़ेलेंस्की है उनके जो कुछ डेमोक्रेट्स के लोग हैं उनसे वहां पे मुलाकात हुई थी। और डेमोक्रेट्स, आपको पता है कि उनकी सपोर्ट और जो पॉलिसी है यूक्रेन के हवाले से मुख्तलिफ है। तो कुछ खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद उन्होंने भी शय दी है कि आपने ट्रंप से डरना नहीं है, ट्रंप का जो स्टाइल है, आप अगर उससे दब जाएंगे तो वो और आपको दबाएगा, तो आपने थोड़ा स्टैंड लेना है। तो कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि वो शायद जो डेमोक्रेट्स ने थोड़ी सी उनको शय दी है तो वो जरा ज्यादा ओवर प्ले कर गए हैं वहां पर चीजों को, तो इसलिए वो चीजें, वो बाकी बात आपकी बिल्कुल ठीक है, एजेंडा बिल्कुल तय होता है। लेकिन और ओवल ऑफिस में आमतौर पर मुज़ाकरात जो होते हैं कि वो पहले एक इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स होते हैं और उसके बाद जो मीडिया उसको भेज दिया जाता है, टॉक्स होते हैं, उसके बाद फिर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस होना थी, बट वो जो इंट्रोडक्टरी टॉक थी वही कन्वर्ट होगी इनटू प्रेस कॉन्फ्रेंस और वो 50 मिनट चलती रही, तो चीजें वहां से खराब हुई। और दूसरा इसमें यह भी व्यू है कि शायद कुछ लोगों का ख्याल है कि ये खुद प्लान्ड भी था व्हाइट हाउस की तरफ से, कि उनको पता था कि यूक्रेन के जो सदर हैं वो अमेरिका की टर्म्स तो नहीं मानेंगे, जिस टर्म्स वो पीस करना चाहते हैं। तो वो अपने वोटर्स और सपोर्टर्स को दिखाने के लिए उन्होंने जानबूझ के सारा वो ड्रामा किया, ह्यूमिलिएट किया। मसलन अपने ही एक रिपोर्टर से ये सवाल कहलवा दिया, आमतौर पर होता नहीं है, ड्रेसिंग के ऊपर सवाल करवा दिया कि आज सूट क्यों नहीं पहन के आए, ये तो ओवल ऑफिस की तौहीन है। तो इस तरह की जो बातें हैं, कुछ लोगों का ख्याल है कि शायद उसमें बाकायदा व्हाइट हाउस की तरफ से ये प्लान किया गया था कि मानी तो बात यूक्रेन के सदर ने है नहीं है, तो जरा इसको जलील करके निकालते हैं यहाँ से। अच्छा, अभी आपने बात की गारंटीज़ की, जो अभी कहा भी जा रहा है कि एक व्यू ये भी आ रहा है कि उन्होंने गारंटीज़ मांगी थी पीस की, जो कि अमेरिकन उनको नहीं दे रहे थे, प्रेसिडेंट साहब नहीं दे रहे थे, जिसकी वजह से अपने स्टैंड पे डट गए। लेकिन बाद में जो कुछ उनके सपोर्टर्स की तरफ से ये बात है, उन्होंने जनाब कि जब हम आपके साथ मिनरल्स पे डील साइन कर रहे हैं तो ये गारंटीज़ ही हैं कि अमेरिका जो है वो इसके साथ, यूक्रेन के साथ एक डील कर रहा है, एक गारंटीज़ कर रहा है, हमारे लोग वहाँ पे मौजूद होंगे। तो रशियन कैसे अटैक कर सकते थे? अटैक करते तो अमेरिका इसको अपने ऊपर अटैक समझते। तो ये डेलिकेट बात जो है, ये ज़ेलेंस्की या उनका मुल्क नहीं समझ सका कि अगर वो मुआहदा कर रहे हैं उसके साथ, यूक्रेन के साथ, इट मीन्स कि दे आर गिविंग द गारंटीज टू द पीस। बिल्कुल, इस पे ट्रंप ने यही कहा है कि जब गारंटीज की वो बात होती है तो उन्होंने कहा कि जब हम वहाँ आपके साथ ये डील हो जाएगी और आपके स्टेक होल्डर बन जाएंगे तो ये तो ऑटोमेटिक गारंटी है। बट आई थिंक उस डेलिकेसी को वो समझना नहीं चाहते। उसमें आई थिंक एक जो वजह है, जो यूरोप के जो लीडर्स हैं वो भी इनको काफ़ी आप कह रहे हैं कि पैम्पर कर रहे हैं कि ठीक है जी आपने ज़रा स्टांस लेना है, क्योंकि जो अमेरिकी सदर ट्रंप है वो तो कहते हैं कि देखें रूस और हमारे दरमियान तो बड़ा खूबसूरत समंदर है, ये तो यूरोप की लड़ाई है, यूरोप जाने और वो जाने, और यूरोप को पता है कि बगैर अमेरिका के सपोर्ट के ये मुमकिन नहीं है। और इनफैक्ट अगर आप इसकी रूट कॉज ऑफ द प्रॉब्लम की तरफ भी जाएं तो ये लड़ाई शुरू ही इसी वजह से हुई थी कि कहीं ना कहीं जो यूक्रेन के प्रेसिडेंट का झुकाव था वो यूरोप की तरफ था, मगरिब की तरफ था, और जो यूरोप है वो नहीं चाहता कि यूक्रेन जैसा अहम मुल्क वो पुतिन के गोद में चला जाए। पुतिन ऑन दी अदर हैंड, रशिया आपको पता है कि उनका जो झगड़ा बुनियादी तौर पर ये ऐसे ही है, समझ लें कि जैसे हम अफगानिस्तान में अपना एक इन्फ्लुएंस रखना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है जी अफगानिस्तान में अगर हमारी फ्रेंडली गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमारे लिए प्रॉब्लम होंगे। तो पुतिन भी ये समझते हैं कि अगर हमारे बैकयार्ड के अंदर यूक्रेन में एक ऐसी गवर्नमेंट होगी जो प्रो वेस्ट होगी, प्रो डेमोक्रेटिक होगी, प्रो अमेरिका होगी, तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए खतरा है, और वो किसी तरह से अपना इन्फ्लुएंस वहां पर रखना चाहते हैं। अब तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो कुछ ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया है तो शायद जो पुतिन है वो ज़ेलेंस्की को बेहतर डील ऑफर कर देते जो कुछ हुआ है। तो इसमें आई थिंक एक वजह ये भी है कि जो यूरोप के जो लीडर्स हैं वो कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ये पैचअप ना हो, क्योंकि उनको लगता है कि अगर ये पैचअप होगा तो उसमें पुतिन की फतह है, पुतिन की फतह होगी तो वो कल पुतिन हमारे ऊपर भी चढ़ेगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि ये शायद अनरेस्ट जो है, ये इस तरह की सिचुएशन वो खराब ही रहे। आपकी बात में वजन तो है, क्योंकि कल यूके ने जो $2 बिलियन के उन्होंने लोन दिया है, जो कर्जा दिया है उन्होंने,
हालांकि यूरोप तो इस वक्त ये सबसे ज़्यादा क्राइसिस का शिकार है इसी यूक्रेनियन वार की वजह से। उनके ऑयल गैस उनके सप्लाईज मुतासर हुई, उनकी महंगाई हुई है। बहुत सारा यूरोप जो है उन्होंने जंग शुरू तो करा दी थी यहाँ वाली, और उसके बाद उनसे संभाली नहीं जा रही जंग। तो अब समझते हैं कि अभी भी चाहेंगे कि ज़रा जंग चलती रहे और रशियन जो हैं उनके नुकसानात होते रहे। उनका क्या जाता है, वो पैसे ही दे रहे हैं ना। उनको जानी नुकसान तो या तो उनका रशियंस का हो रहा है या यूक्रेनियन का हो रहा है, यूरोपियंस का या अमेरिकन का तो नहीं हो रहा उसमें। ये बिल्कुल बात ठीक कह रहे हैं। और ये जो 1.6 बिलियन पाउंड की जो उन्होंने एक लोन उनको दिया है, जो उनको वो मिसाइल वगैरह देंगे, इसका, और आपने यूरोप की बात की है, क्राइसिस इकोनॉमिक है। यूके के हालात भी कोई अच्छे नहीं है। वही कह रहा हूं। आई थिंक यूके के इतने बुरे हालात आई थिंक साल पहले थे जब हम भी दिवालिया होने वाले थे, तो बहुत से यहाँ पर जो डिप्लोमेट्स, मेरी जिनसे बात होती थी, वो कहते थे कि यूके के हालात शायद पाकिस्तान से भी बदतर हैं। तो ऐसी सूरत में उनके लिए पैसा निकालना और उनको इनकरेज करना कि जी आप वहां पर ठीक है, आप जंग जारी रखें, तो उसका बुनियादी पर्पस यही है कि उनको यही लगता है कि अगर जो मौजूदा सदर अमरीकी ट्रंप हैं, इन पे अगर छोड़ा तो ये तो लगता है कि पूरा यूरोप जो है वो दे देंगे पुतिन के हाथ। और वैसे भी ओवरऑल जो एक डिबेट चल रही है कि जो पुतिन, आपको पता है कि जो ट्रंप है वो डील मेकर हैं, तो वो ये लगता है कि वो अपने जो दुनिया को डिवाइड करना चाहते हैं बिटवीन थ्री लाइक अमेरिका, रशिया और चाइना, जहां जहां जिसका इन्फ्लुएंस है। और ये बात अब जो यूरोप को खटक रही है। और 80 साल से आप अगर देखें कि आपकी सिक्योरिटी कोई और प्रोवाइड कर रहा था, कोई और खर्चा उठा रहा था, आपने जो घर के बाहर गार्ड रखा हुआ था, वो अचानक से जब विड्रॉ कर लेता है, तो यूरोप को अब इस बात के लाले पड़े हुए हैं कि ये तो अमेरिका हमें अगर विड्रॉ कर लेता है सपोर्ट, तो हमने तो अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं वो रेज ही नहीं की, अपना डिफेंस बजट भी नहीं बढ़ाया, तो हमारा दुश्मन तो बस आएगा और सब कुछ ले जाएगा। ये बताइएगा, आप जो ये सिनेरियो बता रहे हैं, ये चीज़ में समझ भी आने वाली है जो बातें आप कह रहे हैं। अभी इसने यूके ने 1.6 बिलियन ये जो पाउंड उन्होंने दिया है, लोन दिया है, तो अमेरिकन तो फिर ठीक रोते हैं कि भाई साहब हमने 120 या 110 बिलियन डॉलर एड दिए, हमने कर्जा नहीं दिया। तो जिन्होंने आपको यहाँ पे 2 अरब डॉलर का उन्होंने दिए हैं, वो भी कर्जे के दिए, आप उनकी ज़्यादा बात सुनते हैं। आप यूरोपियंस, आपको उसके मुकाबले में पैसे उन्होंने इतने नहीं दिए जो हमने दिया, आप हमारी बात नहीं सुनते। तो आपको लगता नहीं कि इस वक्त यूरोप को भी चाहिए था कि जंग बंदी शायद उनके हक में थी, और अगर अमेरिकन चाह रहे हैं कि जंग बंदी की जाए तो इस वक्त अमेरिका को सपोर्ट देते और ये ज़ेलेंस्की को मजबूर करते हैं कि डील साइन करें, इसको सीज फायर करें और आगे बढ़ें, ताकि मामला जो हैं, अगर आपको गारंटीज वो दे रहे हैं कि ना हम आपके साथ मिनरल डील कर रहे हैं, तो मान लीजिए उन्होंने उल्टा उनको बांस पे चढ़ा दिया ज़ेलेंस्की को। सर किसी ने कर्जा दे दिया, तो किसी ने उनको प्रोटोकॉल दिया, उनको चार्ज साहब भी मिले हैं, वो तो उन्होंने उनको ज़्यादा हवा भर दिया। सर अब ज़ेलेंस्की साहब इतना जल्दी नीचे तो नहीं आने वाले। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और उसमें ये पॉइंट जो ट्रंप यही कहते आ रहे हैं कि तो आप जो कुछ जो यूरोप दे रहा है वो तो ज्यादातर कर्जे दे रहा है, हम देते हैं ग्रांट और हमें उसके बदले कुछ मिलता नहीं है। और इस वजह से आई थिंक बट ओवरऑल सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि आई थिंक जो यूरोप को ये लगता है कि जो मौजूदा अमेरिकी सदर ट्रंप हैं वो बिल्कुल प्रो रशिया और प्रो पुतिन है, और उनको आप उसी पैराए में देख रहे हैं, और ये फिर अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहे हैं। और उनका ख्याल है कि ज़ेलेंस्की जो है अगर उसको सपोर्ट करेंगे तो शायद अपने इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हालांकि ये बात भी अपनी जगह पे कायम है कि जिस दिन यूरोप के मफादात यूक्रेन के साथ खत्म हो गए तो वो वही हाल करेंगे जो ट्रंप ने ज़ेलेंस्की के साथ किया है। मेरा ख्याल है कि तारीखी एतबार से जो बड़ी ताकतें होती हैं वो छोटी रियासतों के साथ ऐसा ही करती हैं। फर्क बुनियादी तौर पर इतना है कि आप डिसएग्री करें बेशक ट्रंप के साथ, ट्रंप ने वो जो मुनाफकत थी ना, वो एक जो पर्दा पहले होता था उसको हटा दी है। अब वो जो कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सामने कर रहा है, वरना ये बंद कमरों के पीछे होता था। ठीक है, हमें बड़ा अच्छा तजुर्बा है पाकिस्तान को अमेरिका के साथ डील करने का, बंद कमरों के पीछे होता था, अब वो सब कुछ सबके सामने करता है। अच्छा, आप ये देख रहे हैं, यूरोप को हम देख रहे हैं, 3 साल होने वाले हैं तकरीबन जो हो चुके हैं, तो यूरोपियन ने बैठ के एवेल्युएशन नहीं की कि इस जंग का हमें क्या फ़ायदा हुआ है। कि बहुत सारे जैसे का बिलियंस ऑफ डॉलर यूरोपियन ने भी दिए, 100 मेरा ख्याल 10-11 बिलियन उनका बताया जा रहा था। अमेरिका ने इतने तकरीबन 250 बिलियन के करीब डॉलर इस पर लग चुके हैं। ह्यूमन कैटास्ट्रोफी, ह्यूमन एक ट्रेजिडी, फिर डिसलोकेशन, थाउजेंड ऑफ लोग मारे गए, वहाँ पर लाखों लोग डिसलोकेट हुए। इवन यूरोप पे बोझ पड़ा है, जो माइग्रेंट हैं उन्होंने जाके यूरोप में पनाह लेने की कोशिश की है, उनके खर्चे हैं, उनके अखराजात हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुआ है। अभी भी वो समझते हैं कि नहीं ये जंग जारी रहनी चाहिए, लिहाजा यूके ने 1.6 बिलियन पाउंड दिया है, पूरा यूरोप उनके पीछे खड़ा हो गया। तो उनको क्या फ़ायदा लग रहा है इसमें कि ये जंग उनके सरहद पे उनके घर में लड़ी जा रही है, स्टिल दे आर फाइटिंग एंड स्टिल दे वांट टू फाइट।
आई थिंक उसमें जो बुनियादी मेरे ख्याल में हिस्ट्री इज अ बेस्ट गाइड। आपको पता है कि जब रशियंस ने अफगानिस्तान को इन्वेड किया था और हम जब इन्वॉल्व हुए थे और जब जस्टिफाई किया था, उस वक्त के हमारे जो मिलिट्री डिक्टेटर थे वो यही कहते थे कि ये रशिया अफगानिस्तान तक नहीं रुकेगा, ये गर्म पानी तक रसाई वाला मामला है। अमेरिका ने भी, मगरब ने भी यही बताया और कि ये कल पाकिस्तान पे भी कब्जा करेंगे। और फिर उस चक्कर में फिर हमने वो सो कॉल्ड अफगान जिहाद शुरू किया। तो यूरोप के अंदर भी एग्जैक्टली उनके लीडर्स यही कह रहे हैं कि यूक्रेन की जो लड़ाई है ये उनकी एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। रूस यहाँ पे नहीं रुकेगा, उसके बाद वो आगे चलेगा और बाकी पूरे यूरोप पे कब्जा कर लेगा। हालांकि आई थिंक कई ऐसे मौके आए थे जो रूस का कंसर्न था, उसका एक ही कंसर्न था। जब लड़ाई भी शुरू हुई उस वक्त लड़ाई या जंग शुरू होने से पहले ज़ेलेंस्की बड़े यूरोप के करीब थे, वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते थे। तो रूस कहता था कि हमें ये गारंटी चाहिए कि ये नेटो का हिस्सा नहीं बनेंगे, क्योंकि ये सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो एक अरेंजमेंट है कि जो बड़ी ताकतें हैं वो आमने सामने नहीं आती। तो अगर आप नेटो का हिस्सा बना लेंगे यूक्रेन को, तो इसका मतलब है कि नेटो तो हमारे बॉर्डर पे बैठ जाएगी आके और कल ये हमारे लिए एक थ्रेट है। तो शायद यूरोप की भी गलतियां हैं, यूक्रेन की भी गलतियां हैं। एक मौका था कि जब जो लेजिटिमेट कंसर्न्स थे रशिया के, उसको वो एड्रेस भी कर सकते थे। ऐसा नहीं कि रशिया दूध से धुला है, बट दोनों तरफ से मामला खराब है। और अब जो यूरोप कर रहा है वो मेरे ख्याल में उनको वही है खतरा कि जी बस इसको यूक्रेन की जंग जारी रहनी चाहिए। अगर तो क्या यूरोपियन और ये यूक्रेन जो है बगैर यूएसए के जो लग रहा है, उसने कहा भाई सब जाएं फिर लड़ें, अगर आपने लड़ना है तो हमें तो इसे कोई उन्होंने जवाब दे दिया उसने ट्रंप साहब ने। और दूसरा ट्रंप ने एक और शर्त भी रखी है, उन्होंने जनाब कि अब आप इनको हटाएं, इनको ज़ेलेंस्की को सदर के ओहदे से हटाएं, इन्होंने इलेक्शन कराया नहीं, अब ही इज़ नो मोर एन इलेक्टेड, एक प्रेसिडेंट नहीं है, डिक्टेटरशिप की बात जो की है उन्होंने। तो अब एक नई शर्त, मेरा ख्याल उनके नेशनल उनके सिक्योरिटी एडवाइज़र शायद कह रहे थे, कुछ और लोगों ने भी बात की है कि ज़ेलेंस्की को हटाएं, कोई नया लीडर आप इलेक्ट करें, वो आए हमसे बात करें, फिर हम आपसे बात करने को तैयार। अमेरिकन से नई शर्त रख दी है, तो क्या करेंगे फिर यूरोपियन और ज़ेलेंस्की साहब जो हैं? देखें, यूरोप अभी तक तो सपोर्ट ज़ेलेंस्की को प्रोवाइड कर रहा है। मेरी अपने भी सेंस यही है, तारीख भी यही बताती है कि ये तो जो कुछ ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है या ज़ेलेंस्की ने व्हाइट हाउस में किया है, मुझे नहीं लगता कि दो के वहाँ पे अब इलेक्शंस तो नहीं हो सकते क्योंकि वो हालत जंग में है। बट ज़ेलेंस्की का मुस्तकबिल मुझे कोई इतना ताबनाक लग नहीं रहा, क्योंकि अमेरिका जब एक दफ़ा डिसाइड कर लेता है, अगर उसने अपनी सपोर्ट विड्रॉ कर ली है, तो मुझे लगता है कि एंड पे बात इसी जगह पे ही रुकेगी। अगर कोई पैच अप होना भी है यूक्रेन और अमेरिका के दरमियान, नॉट बिटवीन ज़ेलेंस्की एंड ट्रंप, तो वो मेरा ख्याल है कि कुर्बानी का बकरा जो है वो ज़ेलेंस्की को बनना पड़ेगा। कोई और वहां से लीडर उभरेगा और वो फिर रीच आउट करेगा। वैसे जो जब से ओवल ऑफिस से वापस आए हैं, व्हाइट हाउस से वापस आए हैं, तो अगर ज़ेलेंस्की की आप लैंग्वेज देखें तो वो बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हो रहे हैं, क्योंकि ही ऑल्सो अंडरस्टैंड्स कि गेम जो है वो काफी हद तक खराब हो गई। और कुछ लोगों का ख्याल है कि एक तो होता है ना कि आपके दरमियान झगड़ा होता है, उसे रिपेयर कर सकते हैं। जो कुछ हुआ है व्हाइट हाउस में, कहा जा रहा है कि वो इररिपेयरेबल है। अच्छा, लास्टली सर ये भी कहा जा रहा है, मेरी अपनी मतलब एक असेसमेंट है, दोनों बड़े पॉपुलर एक वेव पे आए थे, दोनों पॉपुलरिज्म पे बिलीव रखते हैं। ज़ेलेंस्की साहब ने वहाँ पे उन्होंने 2019 का जो इलेक्शन जीता, नौजवानों में, यूथ में यही नारा मारा जी हम कोई ये जो हमसे पहले वाली यहाँ पे ये यूक्रेनियन जो लीडरशिप थी, ये टाउट थे इस रशिया के, ये रशिया के गुलाम थे, हम गुलाम थोड़े हैं। उन्होंने वहाँ पे पॉपुलर नारा मारा, वो भी बड़े पॉपुलर थे, कॉमेडियन थे, वहाँ से उभरे। उधर से वो ये ट्रंप साहब हैं, वो भी एक पॉपुलर एक उस नारे पे अगर आए पॉपुलरिज्म की सियासत की। सो दोनों का कहा जा रहा है जो टकराव था, दोनों पॉपुलर एक वेव पे आए थे, पॉपुलरिज्म के एक प्रोडक्ट थे, और दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि अपने हामियों के सामने जो है ये कहीं से ये लगे आपको कि हमारे वाला पहलवान जो है ना वो हार गया। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजंस ऑफ द क्लैश कि दोनों ने कहा जी हमारे हामियों को ये नहीं लगना चाहिए कि हमारा पहलवान हार गया, लिहाजा वो क्लैश हुआ है और दोनों ने एक दूसरे को सुनाई है जस्ट फॉर द सेक ऑफ देयर ऑडियंस। ये बिल्कुल बात आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक बुनियादी फर्क है कि अमेरिका माने ना माने अभी भी एक सुपर पावर है, और अमेरिका ज़ेलेंस्की को या यूक्रेन को इमदाद देता है, उसे इमदाद लेता नहीं है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा सा बुनियादी फर्क आ जाता है कि ये कोई बहादुरी वैसे तो होता है कि ठीक है चलें आपने ताकतवर से टक्कर ली है, लेकिन वो उस सूरत में होता है कि जब जो आगे आपके सामने बैठा हुआ है उसे आपने कोई दाने नहीं लिए हुए, उससे आप उसके पैसों पे आप नहीं चलते। लेकिन अगर मेरा ख्याल में ट्रंप की जगह पे कोई भी और हो, आप वो ऐसा ही करेगा कि अगर फर्ज करें कि कोई आपके पैसों पे चल रहा है, उसका मुल्क आपके पैसों पे चल रहा है, और वो आपको किसी भी तरह से थोड़ी सी
आंखें दिखाए, या आप ये जरूर तवक्को करेंगे कि वो आपका ओबीडियंट होगा, आपको चैलेंज नहीं करेगा। लेकिन अगर आप उसको चैलेंज करेंगे तो फिर जाहिर है कि फिर वैसे ही होगा जो ज़ेलेंस्की के साथ हुआ है कि उसको लंच भी नहीं करने दिया गया और उसको लिटरली कहा गया कि किक आउट किया गया व्हाइट हाउस से। अच्छा, लेकिन हम ये देख रहे हैं लास्टली सर, सॉरी वो पहले मैं कर चुका लेकिन पूछे बगैर नहीं रह सकता, इस ज़ेलेंस्की के इस एटीट्यूड, रवैये, डिफेंस वट एवर वी मे कॉल इट, इसके बाद उनकी अपनी यूक्रेन में बड़ी पॉपुलैरिटी बढ़ गई है, यूरोप में बढ़ गई है, बहुत सारे जो एंटी अमेरिकन मतलब लोग होते हैं, दानिश्वर होते हैं, उनमें बढ़ गई है। तो आप समझते हैं कि पॉपुलैरिटी तो बढ़ गई है ज़ेलेंस्की की, लेकिन जो यूक्रेनियन मफादात थे, इंटरेस्ट थे, वो बड़े बुरे तरीके से कंप्रोमाइज़ हुए हैं कि ये तो फिर उसमें इनकी जंग में हारने के इम्कानात बढ़ गए हैं। अमेरिका के नाराज़ होने का मतलब तो ये है फिर तो आप अपने अपने मफादात का सही तरीके से उनको गार्ड नहीं कर सके। तो ज़ेलेंस्की साहब ने पॉपुलर वेव ली है, पॉपुलर रूट लिया है और अपने उन यूक्रेन के मफादात जो थे लॉन्ग टर्म अपने लोगों को जाने बचाने के, जो वो अगर सदर ट्रंप भी कह रहे थे कि मैं तो इंसानी जाने बचाना चाह रहा हूँ और आप लड़ाई बढ़ाना चाह रहे हैं, तो इसको कैसे देखते हैं? वो तो पॉपुलर हो गए सर जी, वो तो लोगों के नज़दीक जंग का रुकना इतना अहम नहीं था जितना उनका ट्रंप साहब के सामने खड़ा होना था। उसकी मैं आपको छोटी सी देसी मिसाल दूंगा। देखें, जो चौधरी होता है ना गांव का, उसके पास अगर 10 गाड़ियां हैं, जो चीजें अगर एक तबाह भी हो जाएगी तो फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो थोड़ा कम तर शख्स है, अगर उसने चले चौधरी से टक्कर ले ली है और चौधरी ने फिर उसका सत्यानाश फेर दिया है, तो अल्टीमेटली गाँव में मशहूर तो हो जाएगा कि चलें ठीक है जी, एक कम तर बंदे ने चौधरी को टक्कर दी है। बट अगर आप वही जो आप मफादात की बात कर रहे थे, तो नुकसान किसका हुआ? आपने चलें वक्ती तौर पर पॉपुलैरिटी के लिए तो एक स्टेप ले लिया, तो ओके फाइन, आपके लोग बातें कर रहे हैं कि ठीक है जी, बड़ा आपने ट्रंप को आंखें दिखाई हैं, बट एट व्हाट प्राइस? ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच कामरान साहब फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद कुछ मजीद इश्यूज हैं वो भी डिस्कस करेंगे आपसे। वेलकम बैक नाजरीन। कुछ लोकल सियासत पर भी बात कर लेते हैं और ऐसा लग रहा है क्लासरा साहब के इमरान खान साहब जो हैं इंटरनली तो अपने आप को मजबूत कर रहे हैं, ऑपोजिशन अलायंस जो हैं वो बना रहे हैं, लेकिन एक्सटर्नली जो वो प्रेशर बिल्डअप कर रहे हैं, ओपन लेटर्स लिखना या आर्टिकल लिखना भी जो उन्होंने टाइम मैगजीन में लिखा, अब आपको लगता है कोई मौसर इकदाम है, कुछ असर भी होगा इन चीज़ों का? 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये टाइमिंग देखें, टाइम में जो आर्टिकल छपा है खान साहब का, ऑफ कोर्स मतलब टाइम बहुत बड़ा पेपर है, अब मैगजीन है, वीकली है, लेकिन इल टाइम्ड है ये आर्टिकल। अगर मुझसे पूछें, अच्छा? टाइम में छपा है ना ये उनका आर्टिकल इल टाइम्ड है। इस वक्त ये इशू दुनिया में कौन से डिस्कस हो रहे हैं? इस वक्त ज़ेलेंस्की साहब डिस्कस हो रहे हैं, इस वक्त ट्रंप साहब डिस्कस हो रहे हैं, यूरोप डिस्कस हो रहा है, यूक्रेन की वार डिस्कस हो रही है, अब गज़ा भी पीछे चला गया। अब नोट करें इस वक्त सबसे बिग इशू, तो जिस दिन ये खान साहब का एक दिन मेरा ख्याल है पहले छपा है आर्टिकल, उसके बाद उनकी ट्रंप की ज़ेलेंस्की की मुलाकात हुई है, तो वो तो इशू कहीं ज़ेर बहस ही नहीं आया, कहीं पे कोई पता ही नहीं चला। सिर्फ PTI वालों ने खुद ही कहीं पे ट्वीट वगैरह करके कोई तर्जमा ट्रांसलेट करके या उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से चलाने की कोशिश की है, अदरवाइज तो आपको कहीं पे उसका नजर नहीं आया। सो ये टाइमिंग भी ठीक नहीं थी। उन्हें भी अंदाजा करना चाहिए था कि जो लोग छपवा रहे थे, खैर वो फैसला वो भी नहीं करा सकते होंगे, उन्होंने लॉबिंग की होगी डेफिनेटली तौर पर। जब इस तरह के आर्टिकल ये छपते होते हैं, वो टाइम्स में छपे हैं, टेलीग्राफ में छपे हैं, वो अल जजीरा में छपे हैं, टाइम या इकोनॉमिस्ट में छपे हैं, तो उसके लिए एक सर्टेन काइंड ऑफ लॉबी हमेशा की जाती है। वो भी उस पर सोचते होते हैं, अपनी लीगल टीमों से उन्होंने भी मशवरा किया होगा, अपने एडिटोरियल बोर्ड से कि भाई साहब एक साबिक प्राइम मिनिस्टर हैं, जेल में हैं, सज़ा हुई है, उनका आर्टिकल हम छाप सकते हैं, नहीं छाप सकते। बहुत सारे आपके मॉरल और आपके लीगल और बाकी एडिटोरियल इश्यूज भी होते हैं। सो बाकायदा इसको फैसला करने के लिए उनकी पूरी टीम बैठी होगी, वो इकोनॉमिस्ट में छपे, वो टेलीग्राफ में छपे या टाइम में छपे, तो उन्होंने फैसला किया होगा। सो टाइमिंग का फैसला उन्होंने किया होगा कि हमने किस शुमारे में लेकर आना है। अब इस आर्टिकल में टोन अगर इसकी देख, पहले भी माजी में छपे हैं, अब इसका एक और चीज़ देखें, एक रूटीन सी बन गई है उनके लिए। आपकी दफ़ा एस्टेब्लिशमेंट ने या मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने, हुकूमत ने कोई रिएक्शन नहीं दिया इस पर, अगर मैं गलत नहीं कह रहा, अगर मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा, शायद आया है तो आपने पढ़ा हो शायद। जब पहली दफ़ा आया था ये इकोनॉमिस्ट में, जब उससे पहले टेलीग्राफ में छापा गया था, बड़ा रिएक्शन आया था, बल्कि निगरान हुकूमत का दौर था मेरा ख्याल है, कोई उस वक्त भी शायद कोई इस तरह की चीज़ आई थी, तो उस वक्त का इनका रिएक्शन बड़ा सवियर था, सख्त था हुकूमत का भी। उन्होंने उन्होंने प्रो ये एस्टेब्लिशमेंट मीडिया के ज़रिए भी उन्होंने उस पर आर्टिकल्स उन्होंने लिखवा दिए या उन्होंने वीलॉग करवा दिए, ख़बरें करवा दी कि उन्हें लगा कि यार इंटरनेशनल लेवल पे इमरान खान का जेल से बैठे हुए इकोनॉमिस्ट में छप गया है, टेलीग्राफ में छप गया है और अल जज़ीरा में आ गया, हमारी तो पता नहीं क्या हशर हो जाएगा। वो जो इम्पैक्ट आना था, एक होता है ना, उन्होंने उस इम्पैक्ट को
उन्हें फील होता था कि बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा, जो कि नहीं आया उस तरीके का। 1-2 दिन आया, 3-4 दिन होया, ख़त्म हो गया। अब की दफ़ा जो ये आया है, इसको इन्होंने बिजनेस एज यूजुअल लिया है। हाँ, इरफान सिद्दीकी साहब ने शायद जो है वो कुछ उस पर स्टेटमेंट दी थी कि ये इदारों पे हमला है और उन्होंने पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए की थी। जरूरत अगर जब मतलब कोई मेरे जैसा बैठा होता ना, तो मैं तो बिल्कुल कह देता भाई साहब चुप रहे, 1-10 दिन की बात है, ठीक है। इससे ज्यादा सख्त बातें तो ये कह देते हैं, इस पे टीवी शोज में कह देते हैं, उमर अयूब साहब कह देते हैं, सलमान अकरम राज साहब कह देते हैं, वकास या अकरम साहब कह देते हैं, खान साहब खुद कह देते हैं, या उनका ट्विटर इससे ज्यादा 1971 वाली वीडियो के बाद तो कोई चीज कुछ ज्यादा सख्त नहीं हो सकती ना। जना या खान 2 कह देना, या फिर 6 पॉइंट का एक लेटर लिख देना, या खतूत लिख देना आपको, मतलब और बहुत सारी मतलब सख्त बातें कह देना, तो उससे ज्यादा चीज तो नहीं हो सकती। सम टाइम जब आप किसी चीज को रिस्पांस देते हैं तो भी उसको ना क्वालिफाई करते हैं, डिग्निफाई करते हैं। सो मतलब इरफान सिद्दीकी साहब जो है, उनका जवाब देना उनका अपना होगा। अदरवाइज मैं कह रहा हूँ एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से वो रिएक्शन नहीं आया जो माजी में आए थे 2-4 उनको। वो आपको याद है जब साइफर की कॉपी छपी थी अमेरिका के एक उस वेब पेपर में, उस वक्त इन्हें समझ नहीं आ रही थी यार हमारे साथ क्या हो गया, कैसे हो गया। अब एस्टेब्लिशमेंट भी यूज टू होते जा रहे हैं, क्योंकि खान साहब जो काम कर रहे हैं वो रोजाना के बुनियाद पर इस तरह की चीजें कर रहे हैं। अच्छा, उनके जहन में ये है कि मैं लोगों के जहनों में रोजाना रिपीट करना होता है। ये भी साइकोलॉजिकल आपके टैक्टिक्स होते हैं कि लोगों को एक ही बात रोजाना बताई जाए, उनके लाशऊर में बिठा दी जाए। ये भी एक आपका तरीका होता है। अब नोट करें, खान साहब जो हैं हमेशा वो बहुत सारी बातें जब प्राइम मिनिस्टर भी थे उससे पहले भी रिपीट करते थे। हमारे जैसे लोग थोड़े से हैरान होते, देखो यार हर वक्त आप एक ही बात रिपीट करते, बट दैट्स ये साइंस है प्रोपेगेंडे की। चोर हैं, डाकू हैं, ये भी रिपीट लोगों के जहन में बिठा दिया उन्होंने कि चोर हैं, डाकू हैं। जब भी आपके सामने आएगा चोर डाकू का जहन में आ जाएगा, दैट्स यू हैव टू रिपीट इट। तो खान साहब के अभी भी जहन में वही एक रिपीट करते रहे अपनी, मतलब आप उसको मीडिया से आपकी मुलाकात रिपीट करें, अदालत में गए हैं रिपीट करें, टीवी शो में गए हैं रिपीट करें, ट्विटर पे हैं रिपीट करें, लेटर लिख रहे हैं रिपीट करें, आपने फिर उसके बाद आर्टिकल लिखने वो रिपीट करते रहे। बात आपकी दफा उन्होंने वो जो उनका, आप एक और चीज नोट करें, इंटरनेशनल लेवल पे जब खान साहब लिखते हैं वो जना आसिम मुनीर को जरूर हिट करते हैं, टारगेट करते हैं, वेस्ट को दिखाने के लिए कि पाकिस्तान जो इस वक्त एक नॉर्मल एक मुल्क नहीं है, यहाँ पे जमहूरियत नहीं है, ह्यूमन राइट्स अब्यूजेज हैं, उनके वर्कर्स को उनको पकड़ा गया है, मारा गया है, फायरिंग हुई है। अच्छा, अब खान साहब भी ये कह रहे हैं कि 12 लोग ये मारे गए थे, जो 268 पता नहीं कहाँ से शुरू हुए थे, वो अब वो 12 पे वो भी आ गए। एक और चीज खान साहब ने इसमें उन्होंने पहली दफा उन्होंने रिवील की है, वो ये कह रहे हैं कि ना मुझे ऑफर हुई थी कि आप हाउस अरेस्ट हो जाएं वहां पे बनीगाला में। ये बातें पहले, अब इसके 3 वर्जन है, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। इसके 3 वर्जन है। एक पहला वर्जन जब आया था तो अलीमा खान साहब ने कहा था कि जनाब कि उनको ऑफर की गई है कि 20 दिसंबर तक आपको हम ये बनीगाला भेज देंगे, आप जरा ये 24-26 नवंबर वाला धरना या आपका लॉन्ग मार्च जो हंगामा है ना, इसको कैंसिल करें। तो वो नहीं माने, उन्होंने कहा। इसके बाद बैरिस्टर गौहर साहब ने कहा था, उन्होंने कहा ऐसी कोई ऑफर नहीं है, कोई पेशकश फौज की तरफ से नहीं की गई। ये बैरिस्टर गौहर रिकॉर्ड पे हैं। हाँ। इसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि ये तजवीज मैंने दी थी। हाँ, सो मुझे अब खान साहब कह रहे हैं कि नहीं ये ऑफर की गई थी। अब 4 इसके वर्जन है। अब मुझे समझ नहीं आ रही, इमरान खान साहब की बात को माना जाए, मुझे ये पेशकश की गई थे कुछ अरसे के लिए, मैं अगर खामोश हो जाऊं तो बनीगाला मुझे शिफ्ट कर देंगे। अलीमा खान साहब कह रही हैं कि जनाब कि नहीं, इनको फौज की तरफ से ऑफर हुई थी कि जनाब आपको हम 20 तक छोड़ देंगे, 20 दिसंबर आप चले जाएं। अली अमीन कह रहे हैं नहीं जनाब ये तो ऑफर ही नहीं थी, मैंने ये तजवीज दी थी कि ये कर लेते हैं तो कोई ब्रेक थ्रू करते हैं। तो बैरिस्टर गौहर ने कहा जी ऐसी बात मेरे तो नॉलेज में नहीं है, कोई इस तरह की बात नहीं है। अब इन 4 में से जो बात आपको सच्ची लगती है, आपका मन करे आप मान लें, लेकिन अल्टीमेटली खान साहब बैठे जेल में हैं, वो वहां से नहीं है बेचारे। लेकिन कंसिस्टेंसी के नंबर दे देते हैं हम खान साहब को कि वो रेपिटेटिवली जो है वो कोशिश कर रहे हैं। वो खुशखस्ती के वो नंबर होते हैं ना, वो इससे कंसिस्टेंसी के खान साहब को मिलने चाहिए कि खान साहब ने गिव अप नहीं किया, अपने उस पर लगे हुए हैं, वो लड़ रहे हैं जिस तरह उनको लड़ना चाहिए। सही है, एक ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि किस कंसिस्टेंसी के साथ जो है क्लासा साहब खान साहब जो है वो कोशिशों में लगे हुए हैं। एक रीसेंट कोशिश, उस पर मैं आपका एक क्विक कमेंट चाहूंगी, वो है ऑपोजिशन अलायंस। और ईद के बाद आपको लग रहा है कुछ बड़ा हो सकेगा, कोई ऐसी चीज हो सकेगी? जैसे सदर ज़ेलेंस्की ने उनसे गारंटीज मांगी है ना, उससे ये अमेरिका से या ट्रंप साहब से कि हमें गारंटीज दें पीस की, तो ऐसे ही सुनने में ये आ रहा है जो खबर है
कि मौलाना फजल रहमान साहब ने इमरान खान साहब से कुछ गारंटीज मांगी कि आप भी हमें गारंटीज दें कि आपके साथ जो हम अलायंस कर रहे हैं तो इस अलायंस में से हमारे लिए क्या है। अल्टीमेटली हर बंदा ये देखता है, इमरान खान साहब देखते हैं कि हमारे लिए क्या है। इमरान खान साहब की हालत जो है ना इस वक्त, वो इस वक्त ज़ेलेंस्की वाली है एज फार एज डीलिंग विद मौलाना इज कंसर्न्ड। मौलाना साहब ट्रंप वाली सिचुएशन में बैठे हैं तो वो कुछ दे सकते हैं खान साहब को, तो इमरान खान साहब मौलाना साहब को कुछ नहीं दे सकते। ये और जो कुछ ज़ेलेंस्की और उनके ट्रंप साहब के दरमियान हुआ है ना, वही मिलता जुलता काम जो है ना इधर यहाँ पे इमरान खान साहब और ये मौलाना साहब के दरमियान भी है। मौलाना साहब भी गारंटीज मांग रहे हैं आपके भाई साहब, आप भी अपनी जरा हमें गारंटीज दें तो फिर ही जो है वो कुछ इत्तेहाद हो सकेगा और कुछ बात आगे बढ़ सकेगी। नाज़रीन, आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।